कॉल आने शुरू हो गए हैं और जिन जिन नेताओं को कॉल पहुंच रहा है वहां इंडिया न्यूज भी पहुंच रहा है। पहला रिएक्शन जरूरी भी है और वो जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो रामनाथ ठाकुर के चेहरे से समझ में भी आ रही थी। जो फोन कॉल आ जाता है यानी कि इंश्योर हो जाता है कि आपको इन्विटेशन मिल गया है और आप भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है जो रामनाथ ठाकुर के चेहरे से नजर आ रहा था। ऐसे में अलग अलग जो पहले भी हमने आपको नाम बताए, अलग अलग जो बड़े चेहरे हैं उन्हें फोन कॉल आ चुके हैं, कुछ चेहरों को अभी फोन कॉल आ रहे हैं। शाम में 7:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और तब तक सभी खास और आम लोग वहां पर पहुंचेंगे। आम मैंने क्यों कहा, ये आपको वंदना ने बताया था कि कैसे लोको पायलट को भी इन्विटेशन मिला गया है, जिसमें 4 तो महिला लोको पायलट है। ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने 10 साल देश की जिम्मेदारी संभाली है, उस वक्त भी बता दिया था कि आम लोग भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो बड़े ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण हो, वहां पर श्रमिकों के साथ में पहुंचना, उन पर फूल बरसाना और सभी को साथ लेकर चलना, आम लोगों के बीच में पहुंच जाना, उनसे संवाद करना, ये अलग अलग मौकों पर हमने देखा है। चूंकि सवाल बहुत से उठ रहे हैं और आर.के. मिश्रा जी ने सीधे सीधे बता दिया कि सभी को साथ लेकर चलना है। आपकी बात अधूरी भी रह गई थी। इस बीच कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे और इसी तरह मुझे बीच बीच में आप सभी को टोकना पड़ेगा क्योंकि आज एक के बाद एक रिएक्शंस आएंगे। जिन जिन को फोन कॉल जा रहा है, ऐसी कई बड़ी खबरें भी निकलकर सामने आएंगी। लेकिन संजीव कौशिक जी, जो अभी तक की जानकारी है वो ये कि कई चेहरों को कॉल पहुंच चुका है और इस बार बीजेपी के लिए ये बड़ा सोच समझकर करने वाला फैसला भी होगा। बीजेपी के बड़े चेहरों को भी साथ में रखना है, जिनका नाम लगभग तय है। इस कॉल से पहले भी माना जा रहा था वो संभावित नहीं, वो तो कहिए पक्के नाम है। साथ ही साथ उन घटक दलों के नेताओं को भी साथ में लेकर चलना है। मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले वंदना के पास एक बड़ी खबर है। वंदना, ठाकुर के पास भी फोन पहुंचा है। जो संभावित मंत्री हैं उनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कई बड़े चेहरे हैं जिनको फोन पहुंच रहा है। रामनाथ ठाकुर को भी फोन पहुंचा है शपथ ग्रहण के लिए। रामनाथ ठाकुर के पास भी फोन कॉल पहुंच गया है। लगातार उन तमाम नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, सांसदों का जिक्र कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के पास फोन पहुंचा है और कर्पूरी ठाकुर जिनको इस बार अवार्ड भी दिया गया था, उसको लेकर बिहार में खूब चर्चा भी हुई थी। शपथ ग्रहण के लिए ये तमाम ऐसे नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के पास फोन पहुंचा है और किसके कोटे से कितने मंत्री होंगे इसका भी लगभग खाका तैयार हो गया है। जो खबरें छन कर आ रही है रचना, उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के लिए भी अगर देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी के बीच एक फॉर्मूला बिहार में सेट हुआ है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के कोटे से जितने सांसद मंत्री बनेंगे उतने ही जेडीयू के कोटे से भी सांसद मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन जो जातिगत समीकरण है उनका बड़ा ख्याल रखा जाएगा। यानी यदि यादव कोटे से कोई मंत्री बन रहा है बीजेपी के कोटे से, तो उधर जेडीयू के लिए यादव मंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी जातिगत समीकरणों को साधते हुए सहयोगियों को साथ लिया जाएगा। और शपथ ग्रहण के लिए रामनाथ ठाकुर के पास फोन पहुंचा है, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। और तमाम जो सहयोगी दल है सबको साधने की कवायद यहां पर की जा रही है। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि इस बार बहुमत से, क्योंकि 32 सीटें पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है, सहयोगियों के साथ मिलकर ये सरकार एनडीए की बनने जा रही है, तो कितना उनको स्पेस दिया जाएगा और कितनी, क्योंकि विपक्ष लगातार मान सम्मान की बात कर रहा है, तो ये देखना होगा कि किस तरह से उनको साधा जाएगा। क्योंकि लगातार जो मंथन है वो किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है और अब शपथ ग्रहण के लिए, क्योंकि आज शाम 7 बजे का वक्त तय हुआ है, तो ये देखना होगा कि कितना इसमें मौका दिया जाएगा सहयोगी दलों के लिए। रचना, जिस तरीके से वंदना ने बताया कि यहाँ कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा जा रहा है और रामनाथ ठाकुर के पास फोन आ गया है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, सभी को साथ लेकर चलना है, ये बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए बड़े चेहरों पर भी निगाहें हैं, घटक दलों पर भी निगाहें हैं और बहुत सोच समझकर चुनाव किया गया है। अब एक एक करके फोन कॉल भी आ रहा है और रामनाथ ठाकुर से तो इंडिया न्यूज ने बात भी की है। मनोहर केसरी थोड़ी देर पहले उनके साथ में मौजूद थे। मैं संजीव कौशिक जी आपसे अपने सवाल का जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं संजय श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ। उत्तराखंड को लेकर खास जानकारी संजय के पास है। संजय, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें फोन कॉल जा चुका है? रचना, सबसे दिलचस्प स्थिति देवभूमि उत्तराखंड की है। कहने को तो केवल यहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 5 सांसद अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ जो सहयोगी दल हैं उनके जिन लोगों को सांसद
मंत्री बनना है उनकी स्थिति भले स्पष्ट हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो अभी भी दुविधा की स्थिति में है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि घटक दल तो 100% श्योर है कि किसको किसको बनना है। भारतीय जनता, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटों में सबसे महत्वपूर्ण अगर दावेदारी मानी जा रही है जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो उसमें गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी की मानी जा रही है। और अनिल बलूनी उसी दिन, जिस दिन परिणाम आ रहा था, उसी दिन बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात शुरू हो गई थी। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो इस समय जो दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो कैबिनेट राज्य मंत्री थे अजय भट्ट, वो भी अपनी दावेदारी को लेकर 5 के 5 सांसद हैं, 5 दिल्ली में है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ये है रचना कि इन 5 सांसदों में किसको, क्योंकि जो स्थिति है उससे लगता है कि केवल एक कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री एक ही बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अनिल बलूनी का आप कह सकते हो कि दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अजय भट्ट आपने कहा अनिल बलूनी की दावेदारी सबसे मजबूत कही जा रही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि 5 के 5 सांसद अपनी दावेदारी को लेकर मजबूत दावा कर रहे हैं। जी अजय भट्ट प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। वो अपनी दावेदारी मान के चल रहे हैं। मैं उनके प्रचार के दौरान था, 2 स्थिति में स्पष्ट करूंगा, तो वहां पे ये मैसेज दिया गया कि आप पुनः केंद्रीय मंत्री को जिताने जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अजय भट्ट और सबसे ज्यादा वोटों से, सबसे ज्यादा मत से जीत करके अजय भट्ट आए हैं, तो वो भी अपनी दावेदारी पुख्ता मान रहे हैं। लेकिन अनिल बलूनी का जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो राजनाथ ने मंच से खुले तौर पे कहा था कि आप केवल एक सांसद चुनने नहीं जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए अनिल बलूनी की दावेदारी उत्तराखंड से मजबूत मानी जा रही है। रचना, अब देखना होगा कि ये जो अभी तक के कयास हैं ये कितना ज्यादा सटीक साबित होते हैं। इंडिया न्यूज कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनको लेकर कंफर्मेशन भी बता रहा है और साथ ही साथ इंडिया न्यूज बता रहा है कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जहां फोन कॉल या तो जा चुका है या फिर जाने वाला है। संजीव कौशिक जी, यहाँ बीजेपी के लिए चुनौती इस बात की भी होगी ना, जैसे अभी संजय भी बता रहे हैं 5 सांसद हैं, अब ऐसे में किसको मौका दें और किसको मौका नहीं दें, ये चुनाव भी करना है। बीजेपी के भी बड़े चेहरे हैं जो एक के बाद एक बहुत से हैं, दावा हो रहा है, साथ ही घटक दलों पर भी निगाहें रखनी होंगी, कास्ट इक्वेशन का भी ध्यान रखना होगा। देखिए रचना, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। लेकिन सत्ता का समीकरण केवल शुभकामनाओं से नहीं बनता। हम लगातार ये बात सुन रहे हैं कि जातिगत समीकरण भी उनको साधना है। वैसी सहयोगी पार्टियां जिनकी अहमियत प्रतीकात्मक रूप से पहले आप रखते थे, वो आप पे हावी हैं, वो अपने शर्तों पे आपको आपके गठबंधन को अपना समर्थन दे रही हैं, उनको भी आपको साधने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि 35 वर्ष लगे थे भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 में इस तरह से अपार बहुमत और समर्थन पाते हुए। 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो उरूज पे जा रही थी अचानक नीचे की तरफ ग्राफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी उन तमाम समीकरणों को, उनकी कोशिश, अब हमें नहीं पता कि ये 5 साल का कार्यकाल होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता, लेकिन तमाम उन समीकरणों को वो साधने का प्रयास करेगी जो कहीं से भी उनके लिए निगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। चाहे वो अपने पार्टी के लोग, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी चीजें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसको भी वो साधने का प्रयास करेगी, उस असंतुष्ट स्वर को भी साधने का प्रयास करेगी अब की बार। और जो गठबंधन दल के लोग जो लोग हैं, जो अपनी शर्तों पे, चाहे वो बिहार के लिए हो या चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, वो लोग भी अपने शर्तों पे अब खुल के मुखर होकर मजबूती के साथ, प्रतीकात्मक तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पैर छुआ, ये तो एक संस्कृति और सभ्यता की बात है, निश्चित तौर पे ऐसा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिहार के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पार्टी की तरफ से कि अग्निवीर वापस होने चाहिए। देखिए, अलग अलग राज्यों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। एक और इंटरेस्टिंग राज्य है महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है और खबरें अब छन कर सामने आ रही हैं कि कई ऐसे नेता हैं शिंदे गुट के जो अब उद्धव गुट से संपर्क साध रहे हैं। विकास श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विकास, महाराष्ट्र से अपडेट क्या है? कौन कौन से वो चेहरे जिन्हें फोन कॉल जा चुका है और तय है उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना?
तक जो संभावित चेहरे थे अब लगभग उनके नाम पर मुहर लग चुकी है और इनमें सबसे बड़े जो नाम है वो बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं, जिसमें नारायण राणे, नितिन गडकरी और इसके अलावा पीयूष गोयल जो कि इसके पहले वाले कैबिनेट में भी थे। उनके नाम पे लगभग मुहर लग चुकी है और मोदी 3.0 का जो कैबिनेट होगा उसमें 3 मंत्री जो ये 3 नेता जो हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। रही बात घटक दलों की, तो एकनाथ शिंदे गुट की मैं बात करूं तो कल तक शिंदे गुट के नेता ये मांग कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्री पद दिया जाना चाहिए, लेकिन इससे साफ इनकार कर दिया एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद के आरोपों को बढ़ावा नहीं देना चाहते और मेरिट के आधार पर ये तय करेंगे कि कौन मंत्री पद का हकदार है। और इसीलिए 2 जो बड़े नाम सामने आए हैं उनमें श्रीरंग बारणे जो कि मावल सीट से सांसद चुनकर आए हैं और बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव जाधव, इन 2 नामों की चर्चा हो रही है। तो वहीं तीसरा जो घटक दल है मतलब अजीत पवार की एनसीपी, वहां से राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है, लेकिन उनके नाम की कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है। 3 नाम जो है वो तय हो चुके हैं। तो ये यानी कुछ नाम तय हैं, कुछ नामों को लेकर कयास लग रहे हैं और जैसे जैसे मुझे लगता है दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन नामों पर कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेता खुद इतने उत्साहित होते हैं कि वो बताते हैं कि उन्हें फोन कॉल आ चुका है। विकास, अभी के लिए आपका शुक्रिया, आपने ये सभी जानकारी महाराष्ट्र को लेकर दी। मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। उदय, जो कि चुनाव भर में देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे, नेताओं के साथ में रहे, उनसे बातचीत की, माहौल को भी भांपने की कोशिश की और साथ ही अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं तो उदय बता रहे हैं ओवरऑल कहां से किस किस को फोन कॉल चला गया है और कौन कौन है जो पक्के चेहरे हैं मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए। उदय जी बिल्कुल रचना, बड़े सोच समझकर ये निर्णय लिया जा रहा है कि मोदी 3.0 में किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, क्योंकि जाति वुमन फैक्टर यानी कि महिलाओं को भी पूरी तरह से ठीक रिप्रेजेंटेशन और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रही और जहां कमजोर भी रही मगर वोट शेयर बढ़ा, इन सब फैक्टर्स को नजर में रखते हुए बीजेपी जो है ये फैसला ले चुकी है। कल देर रात बैठक जो है वो खत्म हुई, 11 घंटों की बैठक चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में भी बैठक हुई। बैठकों का सिलसिला कल रात 12:30 बजे खत्म हुआ और इस वजह से आज कल जो रात फैसले लिए गए हैं, सुबह से फोन कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि 2 पोस्ट का फॉर्मूला जो है बीजेपी ने तय किया है बड़े गठबंधन दलों के लिए, यानी कि टीडीपी को 1 कैबिनेट और 1 एमओएस मिलेंगी, जेडीयू को भी 1 कैबिनेट और 1 एमओएस का पद मिलेगा। जो छोटे दल हैं यानी कि जो सहयोगी दल की संख्या 5 से ज्यादा सांसदों की नहीं है, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, उन सबको 1-1 पोस्ट दिया जा रहा है। ये अब देखना होगा कि क्या वो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज पद होगा या फिर एक फुल फ्लेज्ड कैबिनेट पद होगा। मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की, मैं बात कर रहा हूं अनुप्रिया पटेल की और मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि जो पुराने चेहरे थे जो मोदी सरकार में थे 2019 और 2024 के बीच में, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, उन सबको दोबारा सूत्र बता रहे हैं जगह मिलेगी इस बड़े कैबिनेट फेरबदल में। मोदी 3.0 में कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे कि कौन चेहरे होंगे, क्या युवा चेहरे होंगे, वो भी हमें देखना होगा। हम बता दें आपको कि 38 उम्र के राम मोहन नायडू जो टीडीपी कोटा से बनाए जा रहे हैं, ये सबसे युवा मंत्री होंगे मोदी सरकार के। 38 की उम्र में उनको आज शायद कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं। इसके अलावा जो मंत्री बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, 5.5 लाख का मार्जिन उनका रहा गुना मध्य प्रदेश में, उनको भी सूत्र बता रहे हैं फोन कॉल गया है। ये भी देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को क्या रोल मिलता है, क्या उनको मोदी कैबिनेट में रोल मिलता है या क्या उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा कोई बड़े पद पे, ये देखना होगा। 2 पूर्व मुख्यमंत्री है जिनके नाम पे भी सबको नजर है, क्या वो आज शामिल होंगे मोदी फेरबदल में या फिर उनको भी संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। ये 2 नाम है बसवराज बोम्माई जो कर्नाटक से जीत के आ रहे हैं और एमएल खट्टर जो हरियाणा से जीत कर आए हैं। इन 2 चेहरों को भी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है नई दिल्ली में।
तो ये हैं कुछ बड़े नाम रचना जो अब तक हमें मिल रहे हैं। बात भी आपको उत्तर प्रदेश की भी करा दें तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ और बड़े चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, क्योंकि यूपी में कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो बीजेपी के एक्सपेक्टेशन से काफी कम रहा। इस वजह से कहीं ना कहीं यूपी चेहरों में फेरबदल हो सकता है, ऐसी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। मगर अब तक सारे जो सहयोगी दल हैं वो खुश हैं, वो संतुष्ट हैं, मगर क्या अब रोल मिलता है आगे ये देखना होगा। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है उदय। देखिए, पहले तो कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आना, टिकट किस किस को मिल रहा है, फिर चुनाव प्रचार की तस्वीरें देखना, फिर नतीजों की तस्वीर देखना, और अब आज वो दिन है जब शपथ ग्रहण होना है। लगातार तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और जो मेरे सहयोगी मेरे साथ में है, उदय मेरे साथ में है, वंदना मेरे साथ में है, ग्राउंड जीरो से जितने संवाददाता मेरे साथ जुड़े और जिन जिन नामों को लेकर ये कंफर्मेशन मिली है वो नीचे की पट्टी में हम लगातार दिखा रहे हैं। कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनको कंफर्म है मंत्रिमंडल में शामिल करना, कैबिनेट में उनकी जगह बन गई है, और कौन कौन से वो नेता हैं जिनको फोन कॉल पहुंच चुका है। एक एक करके सभी का रिएक्शन मैं ले रही हूं। मनु शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान को करीब से जानते हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं, और एडवोकेट चांदनी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एक एक करके सभी का रुख करूंगी। जयेश सोनी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं गुजरात ब्यूरो से। सबसे पहले मनु जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। राजस्थान इंटरेस्टिंग है, वहां से कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी इस बार फिर से दाव लगाने वाली है, या फिर उदय कह रहे थे कुछ युवा भी होंगे, महिलाओं को भी इसमें ध्यान में रखा गया, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका काम अच्छा रहा, फीडबैक अच्छा रहा और रिपीट हो रहे हैं इस बार भी। देखिए, राजस्थान में भी स्थिति आपकी बार भिन्न है, क्योंकि राजस्थान में पहले 2 बार 25 से 25 सीटें जीत करके गए हैं। इस बार केवल 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले 5 मंत्री तक दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार जो है लगभग 2 मंत्री ही बताए जा रहे हैं कि उनको केवल शामिल किया जा सकता है, यानी 2 ही पद मिल सकते हैं। जिसके अंदर जो सबसे आगे चल रहे हैं दौड़ के अंदर, वो एक नाम तो सामने आ चुका है, जिनके पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि अर्जुन राम मेघवाल वो मंत्री बनेंगे। दूसरा जो नाम बड़ा आ रहा है वो है भूपेंद्र यादव का। तो उनको भी क्योंकि काफी नजदीक है, मोदी और अमित शाह के संगठन का काम अच्छे से जानते हैं, 2 बार से राज्यसभा पहुंच चुके हैं, अब की बार लोकसभा जीत करके जा रहे हैं अलवर से, तो उनका नाम भी तय माना जा रहा है। लेकिन जो रेस है वो काफी लंबी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है आप जानते हैं जातीय समीकरण काफी साधे जाते हैं। उसके अंदर राजपूत और जाट समाज का इस बार काफी नाराजगी जो है इन चुनावों में देखने को मिली है। तो राजपूत समाज से 3 लोग जीत करके आए हैं, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको रिपीट किया जा सकता है। और दूसरा जो नाम आ रहा है वो महिमा सिंह का, जो राजसमंद से जीत करके आई हैं, मेवाड़ राज परिवार से हैं। तीसरा नाम जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह का है। अब इन तीनों में से किसको शामिल किया जाता है ये देखना होगा। इसके अलावा सीपी जोशी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री का पद है वो भी ब्राह्मण वर्ग के पास में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके चांस कम लग रहे हैं। इसके बजाय 2 नाम जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, वो एक तो ये है कि वसुंधरा राजे के जो पुत्र है दुष्यंत सिंह, उनका नाम आ सकता है। तीसरा, जिस तरीके से मोदी जो है सभी को चौंकाते हैं अपने फैसले लेकर के, उसमें जालोर सिरोही से जो जीत करके आए लुम्बाराम चौधरी, कल से उनका नाम भी चर्चाओं के अंदर काफी है, क्योंकि पिछली बार प्रताप सारंगी को शामिल करके प्रधानमंत्री मोदी ने चौंकाया था, तो इस बार लुम्बाराम चौधरी को भी नाम शामिल आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये माना जा रहा है कि लुम्बाराम चौधरी जो है एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है। जी रचना, यानी आपने सीधे सीधे इंडिकेशंस दे दिए पहले से। अब बीजेपी ने नुकसान राजस्थान में झेला है और उसका नतीजा ये है कि संख्या भी 2 तक सिमट गई है। इस बार सिर्फ 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है। हालांकि हो सकता है वक्त के साथ साथ रिशफल होती हैं चीजें, कैबिनेट एक्सपैंड भी होता है, ऐसे में हो सकता है कुछ और नामों को लेकर अब जानकारी सामने आ जाए, लेकिन वो आगे वक्त बढ़ेगा जब जब चीजें साफ हो पाएंगी। आज उन चेहरों पर निगाहें जिन जिन को फोन कॉल गया है और जिनका नाम पक्का है। खुशी से कई नेता डिक्लेयर कर चुके हैं कि उन्हें फोन कॉल आया है। नरेंद्र मोदी ने चाय पर बुलाया है और शाम में जो तस्वीरें शपथ ग्रहण की होंगी वो देखने लायक होंगी, खास होंगी। जयेश सोनी गुजरात से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जयेश, गुजरात से अपडेट क्या है? कौन से वो चेहरे जो कंफर्म है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछली लोकसभा में गुजरात से 7 मिनिस्टर को जगह मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लगता है कि 4 से 5 मिनिस्टर को जगह मिलेगी, जिसमें से 4 मिनिस्टरों का नाम लगभग निश्चित माना जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो अमित शाह का आ रहा है। उसके बाद अगर दूसरा नाम अगर हम सोचते हैं तो वो है एस जयशंकर का।
क्योंकि उन्होंने पिछले कार्यकाल में अपनी जो विदेश मंत्रालय की जो जिम्मेदारी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से निभाई थी और उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो ये दो नाम बिल्कुल ही निश्चित माने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मनसुख मांडविया जो है वो निश्चित तौर पर मिनिस्टर बन सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं तो इस बार जो है CR पाटिल, जिन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, उसका नाम भी शामिल हो सकता है मिनिस्ट्री के लिस्ट में, क्योंकि उन्होंने पिछले विधानसभा इलेक्शन में बहुत ही अच्छा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जो 156 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। इसके साथ साथ इस बार लोकसभा में भी 26 में से 25 सीट को कामयाबी मिली है। हालांकि एक सीट का नुकसान यहाँ गुजरात में भी हुआ है, फिर भी काफी हद तक उनकी जो खुद की जो बैठक थी नवसारी बैठक, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। जो अमित शाह थे उन्होंने 7,44,000 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि CR पाटिल ने 7,73,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। तो ये चार नाम बिल्कुल ही निश्चित माने जाते हैं। इसके अलावा कोई एक और आदिवासी बेल्ट से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि आदिवासी इलाके से काफी समर्थन प्राप्त हुआ है इस बार भी। तो हो सकता है कि किसी एक आदिवासी सांसद को मिनिस्ट्री के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से लगता है कि 5 नाम इस बार गुजरात से जाएंगे। 7 में से इस बार 5 मंत्री को शायद जिम्मेदारी मिल सकती है। 5 नाम, और जिस तरीके से रिजल्ट रहे या फिर अमित शाह ने जितने बड़े अंतर से चुनाव जीता, शानदार जीत हुई, उसके बाद तय ही लग रहा था कि अमित शाह तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ लौट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और पार्टी में भी नंबर 2 की भूमिका उनकी है। मैं संजीव कौशिक जी, हालांकि माफी आपसे मैं मांगना चाहूंगी, बीच में आपको रोकना पड़ा था, लेकिन ये दिन ऐसा है, लगातार हलचल बढ़ती रहेगी, लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आती रहेंगी। अभी तक की इक्वेशंस आपको कैसी लग रही हैं? अलग अलग राज्यों से जिन जिन चेहरों को लेकर और जितनी संख्या में चेहरों को लेकर चुनाव किया गया है, आगे तालमेल बेहतर रहेगा, सही और सधी हुई सरकार चलेगी? देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट राजनीति करती है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हर एक स्टेट में हर एक समीकरण का इस बार वो ख्याल रखेगी। चूंकि प्रचंड बहुमत का मतलब ये था, पिछली बार मैंने उसी की चर्चा करनी शुरू की थी कि 2019 में जो स्थिति थी और 2024 में आज जो स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय आपके इग्नोरेंस को भी कोई किसी को इग्नोर भी यदि आप कर रहे हैं, किसी क्षेत्रीय दल को या किसी अपने नेताओं को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज की स्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। आज आपको हर एक स्टेट में हर एक अपने घटक दलों के साथ खुद का समीकरण बनाते हुए जातिगत समीकरण, जिस जातिगत समीकरण को लगातार खारिज किया गया कि नहीं ये मायने नहीं रखता है, राजनीति में जाति धर्म मायने नहीं रखता है, उन सारे समीकरणों को देख करके भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि कम से कम अपने पूरे इस कार्यकाल को पूरा करे ये सरकार। और कोशिश ये भी होगी कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको घटक दल जिन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उन मुद्दों को नहीं छूते हुए, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि कम समय में या फिर वो तमाम चीजें पूरी कर ली जाएंगी। उनके दावे तो बड़े शानदार तरीके से जैसे रहते थे वैसे ही हैं, जैसे तेवर उनके पहले थे वैसे ही तेवर आज भी दिखाई देते हैं। उनके काम करने की अपनी एक शैली है, लेकिन प्रेशर तो एक रहेगा ही रहेगा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मेरे साथ जितने भी एक्सपर्ट हैं या फिर पार्टी प्रवक्ता भी रहे या फिर जो ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज रिपोर्टर भी मेरे साथ में जुड़े, सभी की बातों में इतना जरूर साफ हो रहा है, जिसने काम अच्छा किया, जिसकी डेडिकेशन अच्छी रही, जिसका फीडबैक अच्छा रहा, और हाँ, कास्ट इक्वेशन यानी कि जाति, जो राजनीति से जाति नहीं, इसको लेकर चांदनी आपका भी रिएक्शन मैं लूंगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन, कहीं मत जाइएगा। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल।